हेलो दोस्तों, जापानीज फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है सबसे ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाने में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी जापानीज फिल्म जो एकदम अलग कॉन्सेप्ट रखती है। ये साइकोलॉजिकल ड्रामा होने के साथ साथ एक हॉरर मूवी ड्रामा का भी एहसास देती है। तो आइए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नकोशी। वो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अपनी अतीत का कुछ भी याद नहीं है। उसकी कार ही उसका घर है और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को ही वो जानता है। उसे कुछ भी फील नहीं होता, न गुस्सा, न डर, न प्यार, न जलन। वो अच्छे कपड़े पहनता है और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है। उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है। एक रात जब नकोशी अपनी कार में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है ईतो को ये बात पता है कि नकोशी को अपना अतीत याद नहीं है और न ही वो कुछ फील कर सकता है। वो नकोशी से कहता है कि ह्यूमन पर किए जाने वाले एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी जरूरत है, उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नकोशी उसे क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये तो उसे समझाता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है और जिसमें हम तुम्हारी खोपड़ी पर एक छोटा सा छेद करेंगे। नकोशी को वो आदमी थोड़ा पागल लगता है, इसलिए वो ईतो से वहां से जाने को कहता है। ईतो कहता है कि तुम्हें पता होगा कि ह्यूमंस अपने माइंड का केवल 10% ही यूज करता है। अगर बाकी का 90% भी यूज कर ले तो सोचो क्या हो सकता है। इस ऑपरेशन से तुम्हारे दिमाग के नए आयाम खुल सकते हैं और शायद तुम्हारी याददाश्त भी लौट आए। नकोशी को उसकी बातें पागलपन लगती हैं और वो उसे मना कर देता है। अगले दिन ईतो फिर नकोशी से मिलने आता है और वो कहता है मुझे बस 7 दिन दे दो और फिर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का रीजन मिल जाएगा। नकोशी अपनी इस भूली भटकी जिंदगी से परेशान हो चुका है, तो वो ईतो की बात मान के उसके साथ चला जाता है। ईतो उसे एक कमरे के अंदर लेके जाता है जिसकी दीवारों पर बहुत से अजीब व गरीब फोटो लगी। फोटो में ऐसे लोग दिखते हैं जिनके स्कल में छेद किया गया है। ईतो नकोशी को बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपने फादर के हॉस्पिटल में ही काम करता है। और वो नकोशी को बताता है कि ह्यूमन स्कल में छेद करना कोई नई चीज़ नहीं है। कई हजार सालों में अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे करके देखा है। अब वो उस ऑपरेशन के लिए नकोशी को बेड पर लेटा देता है। अब वो नकोशी को बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी खोपड़ी के अंदर एक छेद होता है, इसलिए उसका ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है। लेकिन समय के साथ साथ वो होल धीरे धीरे भरने लगता है और अगर हम स्कल में फिर से एक छेद कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और इंसान पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर वो ड्रिल मशीन की सहायता से उसकी स्कल में छेद करता है और फिर ये सीन यहीं पर से कट हो जाता है। और फिर अगली सुबह नकोशी अपनी कार में जागता है। उसे एक लिफाफा मिलता है जो ईतो ने उसके लिए छोड़ा था। उसे उसमें कुछ पैसे और एक नोट मिलता है जिसमें ईतो ने उसे आज रात डिनर पे बुलाया है। ईतो ने नकोशी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 दिन मांगे थे और आज उसका दूसरा दिन है। वो ईतो से जाके मिलता है तो उसे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट ईतो के खुद के दिमाग की एक उपज है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नकोशी ईतो से पूछता है कि तुम एक्सपेरिमेंट से आखिर साबित क्या करना चाहते हो। ईतो कहता है कि देखो, मुझे भूत प्रेत और आत्माओं में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर हम अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा लें तो दुनिया में सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद ईतो नकोशी के सामने ताश के ढेर सारे पत्ते रखता है जिसमें 5 अलग अलग तरह के सिंबल हैं। फिर वो नकोशी से कहता है कि थोड़ा कंसंट्रेट करो और वो पत्ते उठाओ जिसमें स्टार बना हो। और जैसे ही नकोशी पत्ता उठाने ही वाला था, ईतो उसे रोक देता है। कहता है अपनी दाईं आंख बंद करो और अपनी बॉडी का सिर्फ लेफ्ट पार्ट ही यूज करो जिससे तुम अच्छा फोकस कर सकोगे। और फिर वो जो भी पत्ता उठाता है उसके पीछे स्टार ही बनाता है और ईतो मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन नकोशी को इससे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और जब नकोशी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तब वो एक्सपेरिमेंट को फिर से करने के लिए अपनी दाईं आंख बंद करता है और अपने लेफ्ट पार्ट पे फोकस करता है। और फिर वो जो देखता है वो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन होता है। तो वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोग काफ़ी विचित्र तरह से दिखते हैं।
कोई उसको एलियन जैसा दिखता है तो कोई पेड़ जैसा, कोई जंजीरों से बंधा हुआ है तो किसी के सर से लेकर पांव तक चश्मे ही लगे हुए। वहीं काफी सारे लोग उसे नॉर्मल भी दिखते हैं। तभी वो वहां से गुजर रहे किसी गैंगस्टर से टकरा जाता है। वो गैंगस्टर थोड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी है, तो वो अपने आदमियों के साथ नकोशी को किसी सुनसान गली में ले जाता है। उसको जब किसी से बदला लेना होता है तो उसकी पिंकी फिंगर काट देता है। वो 76 लोगों की पिंकी फिंगर काट चुका है, और जैसे ही वो नकोशी की फिंगर काटने वाला होता है, वो अपनी दाईं आंख बंद करके और अपने मस्तिष्क के बाईं ओर फोकस करता है, और वो गैंगस्टर से कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तो मेरी नहीं बल्कि अपनी फिंगर काट रहा। और ये सुनकर के उस गैंगस्टर की पिंकी फिंगर्स कांपने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो नकोशी की फिंगर नहीं काटता और उसे जाने देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये हमें इस फिल्म में आगे समझ में आएगा। और फिर अगले सीन में नकोशी ईतो से मिलता है, और फिर वो उससे सारी बातें बताता है जो उसने रोड पर अजीब व गरीब लोगों को देखा था। और ईतो ये सब सुन करके बहुत खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, और वो नकोशी को बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही लोगों में सफल होता है और तुम उन लाखों में एक हो, यानी तुम्हारा सिक्स सेंस पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव है। फिर वो नकोशी से कहता है कि अपनी दाईं आंख बंद करके मेरे ऊपर फोकस करो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। और जब नकोशी ऐसा करता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, यानी ईतो के केस में उसे एक अदृश्य आदमी दिखता है। ये सुनकर के ईतो थोड़ा मायूस हो जाता है, और जब नकोशी अपनी कार में बैठा होता है तब वो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, और ये एक्सपेरिमेंट अब उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम करने लगा है। उसके अंदर अब थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगी है। अगले सीन में नकोशी ईतो से जाके मिलता है, जहाँ ईतो उसे एक फोटो दिखाते हुए बहुत विचित्र बातें बताता है कि मेडिकल साइंस की भाषा में इसे ह्यूमन कोलिस कहते हैं, यानी किसी इंसान के अंदर का वो छोटा इंसान जो उसे इंसान पूरी दुनिया से छिपाता है। इंसान अपनी अतीत की कड़वी यादों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, और धीरे धीरे वो एक ट्रामा का रूप ले लेती है, और यही ट्रामा उस इंसान के अंदर एक नए इंसान को जन्म देता है, और असल में यही उसका होमोकोलस है। और इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपने होमोकोलस को ढूंढ नहीं पाता। वो अपने अतीत की कड़वी यादों से दूर भागता है, और आगे वो नकोशी से कहता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हारे अंदर एक खास तरह की पावर आ गई है, और वो पावर ये है कि तुम लोगों का ह्यूमन कॉलस देख सकते हो। और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो एक लड़की से मिलते हैं जो पार्ट टाइम में एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। जब ईतो उस लड़की से बात करने जाता है तब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की को देखता है जो उससे सैंड यानी रेत के जैसे दिखती है, लेकिन इस बार ईतो उसे अदृश्य नहीं दिखता बल्कि वो पानी के जैसा दिखता है। साथ में ये भी दिखता है कि वो जो रेत है वो धीरे धीरे ईतो के पानी की ओर जा रही है। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन ईतो उसका फोन चुरा कर नकोशी को दे देता है ताकि उस लड़की के बारे में और जानकारी मिल सके। रात को जब नकोशी उस लड़की का फोन चेक करता है तो तब उस लड़की के मॉम के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे होते हैं, जिसमें उसकी मॉम उसे काफ़ी भला बुरा कहती है और एक लूजर कहती है, और वो उसका कंपेयर उसकी कजिन के साथ करती हुई कहती है कि तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकती। इसके बाद नकोशी उस लड़की का फ़ोन अनलॉक करके देखता है तो उसमें उसे 2 इंस्टाग्राम आईडी दिखती हैं, जिसमें वो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है और दूसरी आईडी में छिपा है उसका असली चेहरा। इसमें उसका वो ट्रामा है जो उसने दुनिया से हमेशा छिपा के रखा। दूसरी आईडी में दिखता है कि उसने अपने आप को काफ़ी हर्ट किया है। इसमें उसने अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी पेश किया है। नकोशी वो देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस रात वाले गैंगस्टर के आदमी आते हैं और वो नकोशी को उस गैंगस्टर के पास ले जाते हैं, और वो गैंगस्टर नकोशी से कहता है कि बताओ उस रात तुमने क्या देखा। तभी नकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखता है कि उस गैंगस्टर में उसे एक रोबोट दिखता है। ये सुनकर के वो नकोशी को मारने ही वाला होता है, तभी वो रोबोट खुल जाता है। तभी नकोशी देखता है कि उस रोबोट के अंदर एक बच्चा है जो गिल्ट से भरा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू है। नकोशी ये सारी बात जब उस गैंगस्टर को बताता है तब वो अपने घुटनों के बल बैठ करके रोने लगता है।
तो मानो उसे अपने अतीत की कोई बात याद आ गई हो। बचपन में वो गैंगस्टर जब अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहा था तो उस दोस्त को एक रोबोट मिलता है और उस गैंगस्टर को एक चाकू। तो गैंगस्टर अपने दोस्त से कहता है कि तुम चाहो तो इस रोबोट के बदले में मैं तुम्हें अपनी चाकू दे सकता हूँ, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता। तब वो दोनों इस रोबोट को लेकर के लड़ने लगते हैं और इसी खींचातानी में इस गैंगस्टर के दोस्त की पिंकी फिंगर कट जाती है। और यही उस गैंगस्टर के बचपन का ड्रामा है जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और नकोसी से ये सब कुछ जानने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है और इस ड्रामा से निकलने के लिए उसने कई बार अपनी पिंकी फिंगर्स काटने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुआ। फिर वो नकोसी के सामने ही अपनी पिंकी फिंगर्स काटकर उसका पश्चाताप करता है। इसके बाद दोबारा उसे नकोसी अपनी एक आंख बंद करके देखता है। तब ये गैंगस्टर उसे एक नॉर्मल इंसान दिखता है, यानी उसका होमोकुलस अब दूर हो चुका है और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। अगले दिन जब नकोसी अपनी कार में बैठकर उस हाई स्कूल गर्ल का फोन चेक कर रहा होता है और तभी अचानक वो लड़की वहां आ जाती है। असल में वो अपना फोन वापस लेने आए थे। नकोसी अपनी एक आंख बंद करके उसके होमोकुलस को ध्यान से देखता है। तब वो देखता है उसका होमोकुलस रेत नहीं बल्कि बहुत ही छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं जो उसकी जिंदगी के दर्द को बयां करते हैं। इस लड़की की मॉम इसे एक बच्चा लड़की समझती है, इसलिए ये अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज है और उससे बदला लेने के लिए उसने एक प्रोस्टिट्यूट बनना चुना। लेकिन ये कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए और ये आज भी वर्जिन है और ये ही इस लड़की का होमोकुलस है। और नकोसी उसके अंदर की आग को शांत करता है और फिर वो लड़की अपने होमोकुलस से आज़ाद हो जाती है। और इस बार जब नकोसी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की को देखता है तो उसे वो एक नॉर्मल लड़की दिखाई देती है। अगले दिन जब सुबह नकोसी जागता है और अपनी एक आंख बंद करके जब देखता है तब उसे कुछ इतना अजीब दिखाई देता है तो वो ईतो से मिलने भागते हुए तुरंत पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में बैठा हुआ नकोसी जब अपनी एक आंख बंद करके देखता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि उसका आधा अंग रोबोट्स और रेत का बना हुआ है। कार में उसने यही देखा था जिसकी वजह से घबरा कर वो ईतो से मिलने आया है। तभी उसके सामने एक बैठी एक लड़की नकोसी को पलट कर देखती है। नकोसी देखता है कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल फ्लैट है। नकोसी को उस लड़की में आँख नाक मुंह कुछ भी नजर नहीं आ रहा और वो नकोसी से कह रही है कि ये जिंदगी कितनी खाली है। और नकोसी डर के चिल्लाने लगता है। तभी ईतो आ जाता है। फिर वो नकोसी को लेकर के अपने साथ चला जाता है, जहाँ रास्ते में नकोसी ईतो को बताता है कि अब लोगों के होमोकुलस उसके ऊपर ट्रांसफर होने लगे हैं। ईतो उसे अपने घर ले जा करके एक लड़की का फोटो दिखाता है। इस लड़की के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट सफल रहा था और वो भी लोगों के होमोकुलस देख पाती थी। और फिर उस लड़की ने एक पिक्चर ड्राइंग की जिसमें उसने अपने खुद का होमोकुलस बनाया। इस पूरी बातचीत का मतलब ये है इस ऑपरेशन के बाद सिर्फ वही लोग दूसरों का होमोकुलस देख सकते हैं जिनका खुद का होमोकुलस होता है। इसका मतलब ये है कि नकोसी का अब खुद का होमोकुलस बाहर आने लगा है और शायद बहुत जल्द उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। नकोसी इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो ईतो से कहता है कि मेरा ऑपरेशन करके मेरे स्कल का छेद बंद कर दो। ईतो कहता है कि अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए, मैंने तुमसे 7 दिन मांगे थे। ये सुन करके नकोसी जिद करने लगता है। तभी तो उसके सामने एक शर्त रखता है। वो नकोसी से कहता है कि पहले तुम मेरा होमोकुलस देख करके बताओ, इसके बाद मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारा छेद बंद कर दूंगा। इसके बाद नकोसी जब ईतो को देखता है तो उसे पानी के साथ साथ एक फिश भी नजर आती है, लेकिन वो ईतो को ये नहीं बताता। वो नहीं चाहता था कि ईतो का होमोकुलस भी उसके ऊपर ट्रांसफर हो। इसके बाद नकोसी अपनी गाड़ी में रखी पुरानी चीज़ों की जांच करने लगता है ताकि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ पता लग सके। और यहाँ उसे एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक नाम लिखा था, ननाकू। तब उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि एक दिन किसी बार में वो एक रेड कलर की ड्रेस पहने एक लड़की से मिला था और जिसका नाम था ननाकू।
फिर दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। और वो वही लड़की है जिसको नकोसी ने हॉस्पिटल में देखा था और उस लड़की से मिलने के लिए नकोसी हॉस्पिटल के बाहर जाकर के उसका इंतजार करने लगता है। और जब वो लड़की हॉस्पिटल से बाहर आती है तब नकोसी उसे ननाकू कह के पुकारता है। ये सुन करके वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है और वो नकोसी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं अपनी याददाश्त को खो चुकी हूँ, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर नकोसी उस लड़की को एक अपार्टमेंट में लेकर के जाता है जिसकी चाबी उसके पास काफ़ी पहले से थी, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से वो इस अपार्टमेंट में काफ़ी सालों से नहीं आया था। और नकोसी उस लड़की को बताता है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले हम दोनों यहाँ इस अपार्टमेंट में रहा करते थे। और साथ ही वो उस लड़की को रेड कलर की वो ड्रेस भी दिखाता है और जिस ड्रेस में नकोसी ने उसे पहली बार देखा था। लेकिन उस लड़की को अपना अतीत अभी भी याद नहीं आ रहा। उसे सिर्फ अपने अतीत की एक ही बात याद आती है जिसमें वो रोड पर किसी का खून बहता हुआ देख रही है। और फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह नकोसी जब देखता है तो उसे उस लड़की के माथे पर भी वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा कि नकोसी के माथे पर है, यानी कि उस लड़की के स्कल में भी छेद किया गया था। और नकोसी जानता है कि ये करने वाला सिर्फ ईतो ही है। तब वो ईतो से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन ईतो वहाँ उसे नहीं मिलता। फिर नकोसी अपने फ़ोन में देखता है कि कल रात ईतो ने उसे काफ़ी सारे काले की थी। नकोसी को लगने लगा था कि अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अब उसे ईतो की ज़रूरत नहीं है। और तभी नकोसी के फ़ोन पर ईतो का कॉल आता है। ईतो उसे बताता है कि उसने ही उस लड़की के स्कल में छेद किया था, लेकिन उस पर यह ऑपरेशन सफल नहीं रहा, इसलिए वो कभी भी किसी का ह्यूमन कॉलिस नहीं देख पाए। फिर वो नकोसी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। ईतो नकोसी के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा है और फिर वो जा कर के उस लड़की ननाको से मिलता है, लेकिन वो उसका नाम चिहिरो कह के पुकारता है। ये सुनते ही वो लड़की सहम जाती है और उसे अपना अतीत याद आने लगता है। उधर नकोसी ये समझ चुका है कि उसकी याददाश्त आना उसका एक भ्रम है, इसलिए वो जल्दी से घर वापस आता है और आंख बंद करके फिर से उस लड़की को देखता है, लेकिन इस बार वो लड़की नॉर्मल इंसानों के जैसे दिखती है। इसका मतलब ये है कि वो लड़की अपने मेंटल ड्रामा यानी अपने ह्यूमन कॉलेज से आज़ाद हो चुकी है। असल में उस लड़की की याददाश्त अब वापस आ चुकी है। फिर वो नकोसी को बताती है कि एक दिन वो और उसका बॉयफ्रेंड कार में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों का किसी बात पे झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। तभी उसकी कार के सामने नकोसी और उसकी वाइफ आ जाती है और इस हादसे में नकोसी की वाइफ और चिहिरो का बॉयफ्रेंड दोनों मारे जाते हैं। और एक ही हादसे में नकोसी और चिहिरो ने दोनों ने अपने को खो दिया और यही उस लड़की का मेंटल ट्रॉमा था। और इसके लिए वो रोते हुए नकोसी से माफ़ी मांगती है। नकोसी को भी अब अपना अतीत याद आने लगता है। जिस रेड ड्रेस वाली लड़की को ननाको ने पहली बार देखा था वो लड़की ये नहीं थी। असल में वो कोई दूसरी लड़की है जो नकोसी की पत्नी थी। पहले नकोसी एक बहुत ही खुदगर्ज और खोखला किस्म का आदमी हुआ करता था। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी कई लड़कियों से अफेयर थे, जिसकी वजह से उसकी वाइफ काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी और उसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। एक दिन नकोसी और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ, तब नकोसी की वाइफ घर छोड़कर जाने लगती है। नकोसी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी एक कार से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नकोसी की वाइफ मर जाती है और उसी हादसे में नकोसी अपनी याददाश्त खो देता है। नकोसी की खुदगर्ज जिंदगी ही उसका मेंटल ट्रॉमा यानी कि उसका ह्यूमन कॉलिस थी। नकोसी के घर के दूसरे कमरे में ईतो भी बैठा है। नकोसी ईतो से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ह्यूमन कॉलिस देखूं? ये सुन करके ईतो हाँ कहता है। तब नकोसी अपनी एक आंख बंद करके देखता है। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारा ह्यूमन कॉलिस पानी है और पानी में तैरती एक गोल्ड फिश। इसके पीछे कहानी ये है कि ईतो का बचपन काफ़ी पेनफुल रहा है, जिसको कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, खुद उसके फादर ने भी नहीं। उसके फादर उससे कहीं ज़्यादा समय अपने
गोल्ड फिश के साथ बिताते थे। और ये बात आज तक ईतो को अपने अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसलिए वो खुद का अपना इतना अजीबोगरीब हुलिया बना के रखता है। उसके बाल कलर्ड हैं, शरीर पर टैटू हैं, आंखों में लेंस हैं और वो अजीबोगरीब कपड़े पहनता है सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे नोटिस करें। और वो चीख चीख कर सबसे ये कहना चाहता है कि मैं भी यहाँ हूँ। असल में ईतो के होमोकोलिस की वो गोल्ड फिश खुद ईतो ही है। नकोशी के मुंह से यह सब सुन के ईतो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर नकोशी उसे समझाता है कि तुमने हमेशा चाहा है कि लोग तुम पे गौर करें, लेकिन क्या तुमने कभी दूसरों पे गौर किया? तुमने उन्हें समझने की कोशिश की? नकोशी और चिहिरो दोनों की याददाश्त वापस आ चुकी है और उन दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो दोनों फैसला करते हैं कि आगे की ज़िंदगी वो दोनों साथ साथ गुजारेंगे। और इसी इरादे के साथ वो दोनों अपनी कार से एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वैसे इस फिल्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर गौर किया जा सकता है, और वो ये कि हम इंसानों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने अतीत की कड़वी यादों को भुला नहीं पाते। धीरे धीरे वो एक ट्रॉमा का रूप ले लेती है, जिससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम लोगों को माफ़ करना सीखें, दूसरों को भी और खुद को भी।